हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेंस आंसर राइटिंग लिखने की सबसे पहली शर्त क्या होती है? आंसर राइटिंग लिखने की पहली शर्त क्या हमें आंसर लिखने मतलब हमें इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी इन सब पे खूब काम करना है? क्या ऐसा है? हमें पॉइंट्स नोट करके रखने हैं, हमें खूब पॉइंट्स रट लेना है? नहीं, आंसर राइटिंग करने की सबसे पहली शर्त है, पहला कंडीशन है क्वेश्चन को समझना। आज जो सवाल आपके सामने है, जब ये सवाल पूछा गया था तो आंसर लिख के जब बाहर स्टूडेंट आए ना तो सब बड़े गदगद थे, सब पूरे खुश थे कि हमने जबरदस्त आंसर लिखा है और बहुत अच्छे से ये पेपर गया है। इस पर्टिकुलर आंसर को तो हमने इतना लिखा है, ऐसा था। लेकिन क्वेश्चन का डिमांड कुछ और था, आंसर कुछ और लिखा गया। बहुत ही डिटेल से हम इस पे अभी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके सामने सवाल, और ये सवाल 64th बीपीएससी का है। सवाल हम देखने में आसान है नहीं, सवाल देखने में आसान है नहीं, और इसको कैसे कैसे लिखेंगे, कितने तरीके हैं और उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, वो सारी चीजें मतलब उस सबको मैं इसके पहले मैं अक्सर क्वेश्चन डिस्कस कर देता था। तो आप में से अधिकांश का है कि नहीं सर थोड़ा सा इंट्रो और ये बता दीजिए, तो मैं इसमें एक एक चीज डिस्कस करने वाला हूं। और ये सवाल कहते हैं ना, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, तो देखने में तो लगता है कि हर एक आदमी लिख देगा, हर एक स्टूडेंट लिख देगा, लेकिन देखो क्या है, इसको देखिए। क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सिंस द लेट 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी लेट भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा करें। यह देखने में आसान लगता है, देखो कौन कौन से टर्म्स हैं यहां पे। क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचना भी है, एग्जामिन भी करना है। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म का जो विकास होता है उसके बारे में आपको उसकी आलोचना भी करनी है और उसको उसकी समीक्षा भी करनी है। और कब? तो लेट 19th सेंचुरी यानी 1850 है, उसके बाद से आपको इस पे देखना है। हिंदी में देखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का विकास, इसका आलोचनात्मक यानी क्रिटिसिज्म और उसकी समीक्षा करनी है। 38 मार्क्स का है। अब एक बार बड़े अभी 64th का एग्जाम है ना, क्वेश्चन पेपर तो 64 का है। 64 में सवाल पूछा गया था। अभी कितने लोग इस सवाल को समझ पा रहे हैं, पहले ये बताओ। आज की डेट में अगर लिखने के लिए दे दें तो कितने लोग इस सवाल को एग्जैक्ट राइट फॉर्मेट में लिखेंगे? देखिए फिर से, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा करें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो इसका जवाब होगा नहीं। अधिकांश लोगों को सवाल समझ में नहीं आ रहा। ये जो सवाल है ये आपसे इंडियन जो नेशनलिज्म है या इंडियन जो नेशनलिटी थी, राष्ट्रवाद था, उसकी जो डेवलपमेंट हुई है, उसको डेवलपमेंट को भी थोड़ा सा दिखाना है और उसको क्रिटिसाइज करके उसको इवेल्युएट भी करना है, एग्जामिन भी कर देना है आपको। जो डेवलपमेंट था उसके निगेटिव एस्पेक्ट को भी आपको दिखाना है। लेकिन ये लाइन समझ में नहीं आ रहा कि राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा करें। सवाल यहां पे होता, फिर से सुनिए, सवाल होता राष्ट्रवाद के विकास की व्याख्या करें, आलोचना करें, ठीक है। लेकिन एक्चुअली वहां फंस क्या रहा है, ये अभी फंसा कैसे, इसको अभी देखिए। अब देखिए, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा, अब आप अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद की विकास में आ रही बाधाओं की व्याख्या करें। अगर बस इतना करते, ये व्याख्या वर्ड क्यों हमने यहां पे डाला? जो आलोचना है ना, आलोचना की समीक्षा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो आलोचना, जब आप इसके डेवलपमेंट को दिखा दोगे तो डेवलपमेंट को रोकने वाली जो चीजें हैं उसको भी दिखाइए, तब तो इवेल्युएट करेंगे ना। तो समीक्षा के पहले जो ये आलोचना शब्द है, इससे इसके कारण आपकी का जो क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जाएगा क्लियर नहीं हुआ। तो वहां पे पढ़िए कि राष्ट्रवाद की जो विकास हो रही है उस विकास में आ रही बाधाओं का, आलोचना का मतलब क्या? राष्ट्रवाद डेवलप कर रहा है,
नेशनलिज्म डेवलप कर रहा है। अब आलोचना का मतलब क्या, वो जो डेवलपमेंट का जो अलग अलग आयाम है उसने उसको रोका भी कैसे। मतलब एक तो वो नेशनलिटी को डेवलप भी कर रहा है, राष्ट्रवाद को विकसित भी कर रहा है, लेकिन उसके कारण भी राष्ट्रवाद के विकास में बाधा आ रही है कैसे। और फिर हम रिव्यू करेंगे कि क्या लिटरली उनका जो डेवलपमेंट था या जो तरीके थे डेवलपमेंट के, क्या वो डेवलपमेंट कम कर रहा था और राष्ट्रवाद के विकास को बाधित ज्यादा कर रहा था। तो जब क्वेश्चन को आप तोड़ोगे नहीं ना, समझ नहीं आएगा। अब थोड़ा थोड़ा समझ में क्या आ रहा है कि हमें राष्ट्रवाद के डेवलपमेंट को भी बताना है, फिर उसकी क्रिटिसिज्म भी करनी है, और चाहे तो वहीं पे उसकी समीक्षा कर दें या लास्ट में हम उसको कंक्लूड कर दें अच्छे से। तो अब सवाल, इसका फॉर्मेटिंग क्या होगा, उत्तर लिखने का इसका तरीका क्या होगा। देखिए, इसका जो उत्तर लिखने का तरीका होगा वो होगा आपका इंट्रोडक्शन यानी भूमिका। आप पहले भूमिका लिखेंगे, पहला तरीका मैं बता रहा हूं। उसके बाद आप रीजन फॉर डेवलपमेंट यानी विकास के कारण को लिखेंगे, और उसके बाद क्रिटिसिज्म करेंगे यानी आप आलोचना करेंगे, और चौथा तरीका होगा उसको फिर रिव्यू कर देना यानी समीक्षा कर देना। ये एक प्रोसेस है, आप इसको कर सकते हो। दूसरा तरीका में फिर आप इंट्रोडक्शन लिखोगे यानी आप भूमिका लिखेंगे। अब यहां पर देखिए, विकास के कारण और हर कारण के बाद आलोचना, यानी विकास के जो कारण थे वो कारण लिखोगे, उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे और उसके क्रिटिसिज्म को बढ़ा देंगे, आलोचना कर देंगे। इसके बाद और क्या है, और उसके बाद समीक्षा कर दो। यहां पे लगभग जो इंट्रोडक्शन होगा वो लगभग 50 शब्दों के आसपास होगा, थोड़ा बढ़ सकता है, घट सकता है। कंक्लूजन कम से कम 80 के आसपास, क्योंकि कंक्लूजन यहां पे है। यहां समीक्षा जो वर्ड है ना, वो आपके कंक्लूजन के वैल्यू को बढ़ा रहा है, तो वो उससे भी ज्यादा हो सकता है, उससे कम मत कीजिएगा। और बॉडी लगभग 200 से 220, 30, 40 से 250 के आसपास, थोड़ा बढ़ सकता है। ये मैंने बस 38 नंबर का सवाल है ना आपका, तो 38 का सवाल है, इसका मतलब 38 का सवाल है, इसका मतलब है कि आपको एक नंबर बराबर 3 वर्ड्स, तो 38 को अगर आप इस तरह से करोगे तो 380 निकल के आ रहा है। अब इसके अंदर लगभग 10 to 15% आप ज्यादा या कम, 10 to 15% आप ज्यादा या कम लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। 10 से 15% आप ज्यादा या कम लिख सकते हो। तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो कि आप इंट्रोडक्शन लिखिए, विकास के कारण लिखिए, फिर उसकी क्रिटिसिज्म कीजिए, इवेल्युएट कर दीजिए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, विकास का कारण लिखा, वहीं पे क्रिटिसिज्म कर दिया, और फिर आगे आप कंक्लूड कर दिए। अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ जब जाएंगे, तो इंट्रोडक्शन कई तरह के तरीके से लिखा जा सकता है। इंट्रोडक्शन का कोई एक तरीका नहीं है। कुछ स्टार्टिंग के शब्द हम आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं ताकि आप उसको पकड़ पाए। जैसे राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके सामने, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जिससे प्रेरित होकर वहां रहने वाले लोग एक निश्चित और सशक्त राष्ट्रीयता का निर्माण कर दुनिया में एक विशिष्ट पहचान स्थापित करते हैं। तो सामान्यतः राष्ट्रवाद की को आप पहले एक्सप्लेन करेंगे अपने अपने अंदाज में। इंट्रोडक्शन का ही दूसरा तरीका ये हो सकता है, यहां से स्टार्ट कर सकते हो कि राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति एक ऐसी भावना होती है जो समान चेतना, एकता की भावना उत्पन्न करती है, साथ ही राष्ट्र के निर्माण के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना होती है। तो ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है कि राष्ट्रवाद किसी निश्चित भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत वहां रह रहे लोगों में उत्पन्न एकता, समन्वय और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना होती है। तो इसके अलावा भी आपके पास राष्ट्रवाद के कई और डेफिनेशन हो सकते हैं, आप उसको यहाँ पे पुट कर सकते हो। उसके बाद चूंकि ये राष्ट्रवाद, ये जो नेशनलिटी है, नेशनलिज्म है, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था, तो आपने तो अभी जनरल डेफिनेशन दिया, जनरल तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद आप जो उसके बाद का जो लाइन लिखोगे उसमें थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट आपको डालना पड़ेगा। लाइक भारत के विशेष संदर्भ में राष्ट्रवाद का उदय, भारत के विशेष संदर्भ में राष्ट्रवाद का उदय चाहिए। उसके बाद भारत के विशेष संदर्भ में राष्ट्रवाद का उदय किसी विशेष घटना का परिणाम ना होकर वर्षों से चली आ रही असंतोष का परिणाम था, अंग्रेज का जो किया कराया था। यहां बौद्धिक पुनर्जागरण ने आधुनिक राष्ट्रवाद की मजबूत नींव रखी, जिसने स्वराज प्राप्ति की भावना को मजबूत किया और अंततः भारत को स्वतंत्रता मिली। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे आप उसके बाद ये पुट कर सकते हो, और जो एक्स्ट्रा लाइन आप जोड़ना चाहें, कम करना चाहें, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। तो आपने राष्ट्रवाद को जनरल वे में समझाया,
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा समझाया, और उसके बाद जो और पॉइंट आपको ऐड करने का मन करे आप कर सकते हैं। हम आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं, जिसमें पहला है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है, देखिए इसको अभी डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों ने इसको ऑलरेडी कर रखा होगा। मैं पॉइंट्स कुछ शेयर कर दे रहा हूं ताकि आप इसको ऊपर नीचे जहां अरेंज करना चाहे कर सकते हैं। देखिए, ब्रिटिश आर्थिक शोषण नीति आपके सामने आ रहा होगा। ब्रिटिश आर्थिक शोषण नीति, ब्रिटिश दमनात्मक नीति, राजनीतिक एकता, पॉलिटिकल यूनिटी जो ब्रिटिश की देन है, विदेशों से संबंध, अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार, पाश्चात्य साहित्य और शिक्षा का विस्तार, यातायात के साधनों में वृद्धि, संचार के साधनों का विकास, और ये सब अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जब हम क्रिटिसिज्म करेंगे तब, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है। फिर आगे, शिक्षित भारतीयों में असंतोष, भारतीयों को हीन नजर से यानी लुकिंग डाउन ऑफ इंडियन ऑन इंडियंस, भारतीय धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, समाचार पत्र पत्रिका साहित्य का प्रभाव, विदेशी संस्थाओं का प्रभाव, 1857 का आंदोलन, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना, कुछ गवर्नर जनरल और वायसराय का शासनकाल, इल्बर्ट बिल विवाद आदि कई ऐसे रीजन थे जिसने राष्ट्रवाद के उदय में क्या किया का एक कारण बना। जो राष्ट्रवाद का नेशनलिज्म का जो राइज हुआ उसके पीछे का कारण ये सब था। अब इसके बाद आप जब सेकेंड पैराग्राफ करोगे उसमें बीच में लिख सकते हो, इन सभी ने जहां राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने का कार्य किया, वहीं कुछ ऐसे कदमों ने राष्ट्रवाद के विकास में बाधक बनने का भी कार्य किया। इसके जगह सेंटेंस कुछ भी आपका हो सकता है जो आप देखना चाहिए। ये कनेक्टिंग सेंटेंस के रूप में आपको लिखना होगा, तब आगे जाके आप ना उस पैराग्राफ को कनेक्ट करोगे। अब क्रिटिसिज्म पे हम आते हैं। ब्रिटिश टाइम का जो क्रिटिसिज्म है उसको आते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जिन चीजों ने कहीं ना कहीं नेशनलिटी को बढ़ावा दिया, इसने आखिर बैरियर का काम भी कैसे किया, राष्ट्रवाद के विकास में इसने बाधक बनने का भी काम किया कैसे। जैसे ब्रिटिश के चरित्र को समझने में देर होना, यानी आपको पता है जो लिबरल फेज के लोग थे, पढ़े लिखे थे, उनको बहुत समय लग गया ब्रिटिश को समझने में। फिरोज शाह मेहता, हमें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास है। फिरोज शाह मेहता, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, हमारी आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है महारानी तक, हमें पता है महारानी एक न एक दिन हमारी राजभक्ति पे विश्वास करेगी। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों के थे। इट मींस कि ब्रिटिश के चरित्र को समझने में, क्योंकि इन लोगों को लगता था कि ब्रिटिश सरकार बड़ी अच्छी है, भारत के लिए ब्रिटिश सरकार का होना एक वरदान से कम नहीं है और इसका यहां पे होना चाहिए यदि भारत डेवलप करना चाहता है। तो आप सोचिए कि अगर हम ब्रिटिश सरकार के फेवर में उनको यहां रखना चाहते हैं तो राष्ट्रीयता के विकास में इससे बड़ा बाधा और क्या हो सकता है। बहुत बड़ा रियल कैरेक्टर समझ में आने में समय लग गया। 1885 से 1905 का जो लिबरल फेज है ये तो पूरा समझते ही रह गया। उदारवादियों और मध्य वर्ग के शिक्षितों के द्वारा ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना, अभी जैसा एक्सप्लेन किया मैंने कि रियल कैरेक्टर समझ में नहीं आया। इन लोगों को लगता था कि भारत के मॉडर्नाइजेशन के लिए, भारत के आधुनिकीकरण के लिए, भारत के रियल डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिश सरकार का होना आवश्यक है। खास करके जो पढ़े लिखे इंग्लिश मीडियम के मिडिल क्लास के लोग थे उनको लगता था, जो लिबरल थे वो भी उसी एलिट क्लास से बिलोंग करते थे, उन लोगों को लगता था कि नहीं, ब्रिटिश सरकार को भारत के अंदर होना ही चाहिए और जब ये भावना आएगी तो राष्ट्रभक्ति कैसे जगेगी, राष्ट्रीयता का विकास होगा कैसे। हो गया ना। तीसरा, यातायात के साधनों का विकास होना। आप कहां इसको पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे कि यातायात के साधनों यानी ट्रांसपोर्टेशन की जो डेवलपमेंट होता है, लोग कनेक्ट होने लगे आपस में, एक दूसरे की बात कहने लगे, ये सारी चीजें होने लगी ना, इसके कारण राष्ट्रीयता का विकास होता है। लेकिन इसी ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट ने कहीं ना कहीं बैरियर का भी काम किया, क्योंकि जो वेस्टर्न ड्रेसेस थे, वेस्टर्न कल्चर था और कई सारी चीजें जिसको डेवलप करने में, अंदर तक पहुंचाने में इसका एक बड़ा योगदान था, जिसके कारण लोगों के अंदर जो ब्रिटिश कल्चर और ब्रिटिश टेम्परामेंट है वो भी अंदर एक्सेप्ट करने लगे और उस एक्सेप्टेंस में ट्रांसपोर्टेशन का भी एक अहम योगदान है। ठीक है, इस ट्रांसपोर्टेशन ने स्वतंत्रता संग्राम को भी दबाने का बहुत काम किया है, जब सैनिक आसानी से मूव कर जाते थे।
तो ये ट्रांसपोर्टेशन ने जितना डेवलपमेंट का काम किया, मतलब जितना नेशनलिटी को विकसित करने का काम किया, उसमें थोड़ा बहुत बैरियर का भी काम किया पाश्चात्य सभ्यता को अंदर तक पहुंचाने। ठीक है, संचार के साधनों का विकास, संचार के साधनों ने जहां एक दूसरे को कनेक्ट करना शुरू किया, राष्ट्रीयता का विकास किया, वहीं सांप्रदायिकता, जातिवाद और भी कई सारे र्यूमर्स को फैलाने का भी काम किया। तो एक तरफ जहां राष्ट्रवाद को बढ़ाने का काम हुआ, वहीं उसको तोड़ने का भी काम कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा बहुत योगदान संचार के साधनों का था। तो ये था, अगल बगल का काफी ज्यादा मैसेज फैल जाते थे, एक जगह मतलब अलग अलग जगह पे विद्वेष फैल जाता था, एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे संचार के कारण, जो आज भी चल रहा है। तो इसको भी आप पुट कर सकते हो। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति के कारण मजबूत जमींदार और महाजन वर्ग की उत्पत्ति हुई। ब्रिटिश सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी, लॉर्ड कैनिंग ने कहा भी था कि यदि जमींदार महाजन ने क्या किया, एक बैरियर का काम किया, नहीं होते तो क्या होता। तो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण अस्थायी बंदोबस्त, एक मजबूत जमींदार वर्ग आया, उस जमींदार के टैक्स से बचने के लिए लोग लोन लेते थे, तो महाजन वर्ग आया। इन दोनों ने खूब पैसे कमाए और आम किसान की बात सरकार सुनती नहीं थी। तो जमींदार और महाजन का एक ऐसा क्लास तैयार हुआ जो नहीं कभी भी नहीं चाहेगा कि ब्रिटिश सरकार भारत से जाए। और जहां तक संभव हो, इन लोगों ने राष्ट्रीयता को डैमेज करने का, तोड़ने का काम किया। जहां तक पॉसिबल हो, इसने तोड़ने का काम किया। तो ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो जमींदार और महाजन वर्ग ने राष्ट्रीयता को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया। ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर भारतीयों को, या भारतीय मूवमेंट हो या भारतीयों को हतोत्साहित करने का काम करते थे। इसके बाद राजा महाराजा नवाबों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को सहयोग करना। अब इन लोगों को पता था कि ब्रिटिश सरकार रहेगी तो हमारा काम चलेगा, तो ये लोग भी उनको सपोर्ट करते थे, जैसे सिंधिया। तो ऐसे कई सपोर्ट। अब इन सपोर्ट के कारण क्या है, सपोर्ट के कारण राष्ट्रीयता का नुकसान हो रहा है ना। जो राष्ट्रीयता इनके कारण और तेजी से बढ़ता, उसको तो ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा पाश्चात्य शिक्षा का विकास, जब वेस्टर्न एजुकेशन आया उसने अंग्रेजी भी सिखाई, और इसी वेस्टर्न एजुकेशन ने वेस्टर्न कल्चर के प्रति हमको आगे बढ़ाया, और उसके कारण वेस्टर्न कल्चर एंड सभ्यता जो थी उसको, मतलब हम इंग्लिश को मॉडर्न लैंग्वेज के रूप में अपनाने लगे। और जब हम इंग्लिश को, ऑब्वियसली आप किसी भी देश के पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलर कल्चर या वहां के सिविलाइजेशन के प्रति आप अगर पॉजिटिव भाव रखते हैं और उसको मॉडर्नाइजेशन का सिंबल माना जाता है, तो आप उनके साथ लगाव और उनके साथ अटैचमेंट लंबे समय तक रखना चाहते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि हमारे देश की जो सिविलाइजेशन है या कल्चर है, उसके प्रति एक हीन भावना उत्पन्न होती है। और वेस्टर्न एजुकेशन के डेवलपमेंट ने जहां एक तरफ कनेक्ट करने की कोशिश की, वहीं हमारे दिमाग के ऊपर उन सबको थोपने भी लगे, जिसके कारण हम उनको मॉडर्नाइजेशन के सिंबल के रूप में देख के ऑप्ट करने लगे, और ये राष्ट्रीयता के विकास के लिए बाधक भी साबित हुआ। खास करके मिडिल क्लास के लोग, वो चाहते थे कि ये सिविलाइजेशन या ये जो कल्चर है ये हमारे यहाँ रहे, हम हैट पहने, कोट पैंट पहने, अच्छा लगता था उनको। और ये इसके लिए अंग्रेज का यहाँ रहना जरूरी है, तभी तो ट्रेंड करेंगे। ईसाई मिशनरी और अन्य संस्थाओं के द्वारा भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाना। जब किसी भी देश के कल्चर का मजाक उड़ाया जाता है तो वहां के लोगों के अंदर हीन भावना आती है, वो अपने आप को इंफीरियर महसूस करते हैं, और ये काम किया गया इनके द्वारा। तो जहां एक तरफ ईसाई मिशनरी एजुकेशन बढ़ाना या अलग अलग फील्ड में, जैसे ईसाई मिशनरी के द्वारा प्रेस लाया गया, वो सारी काम किए गए, लेकिन दूसरी तरफ प्रचार प्रसार भी किया गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाधक बनने का भी काम किया। सांप्रदायिकता का विकास बहुत बड़ा हर्डल था, बहुत बड़ी समस्या थी। खास करके जो सांप्रदायिकता का, कम्युनलिज्म का जो विकास होता है, उसके कारण हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा फसाद, मुसलमान चाहते थे कि अंग्रेज रहें, हमको आजादी दे के जाए, और एक सांप्रदायिकता के विकास ने कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता के डेवलपमेंट में, क्योंकि अभी सोचो सांप्रदायिकता के विकास ने मुस्लिम लीग का गठन कर दिया। मुस्लिम लीग में जो भारत में रहने वाले मुस्लिम थे, उनको कहा कि तुम अंग्रेज के प्रति निष्ठावान हो जाओ। अब सोचो कि एक बड़ा तबके को इंस्पायर किया जा रहा है कि जो विदेशी ताकत है उसके प्रति आप निष्ठावान हो जाइए, तो राष्ट्रीयता का विकास कैसे होगा? बाधक है ना उसमें, तो ये बाधक है। फूट डालो राज करो उनकी नीति, स्प्लिट एंड रूल का गेम खेला इन्होंने, और अलग अलग तरीके से खेला। कास्ट के बीच में, रिलीजन के बीच में, एरियाज के बीच में अलग अलग तरह के स्प्लिट एंड रूल का गेम खेला।
और उसने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मेन मुद्दे से भटका के और मुद्दे में लोगों को उलझा के रखा, राष्ट्रीयता का विकास कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। अशिक्षा, हमारे यहां उस समय मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी इलिटरेट थी, अशिक्षित थी। तो अशिक्षित होने के कारण सांप्रदायिकता हो, फूट डालो राज करो की नीति हो, अंग्रेज सरकार को नहीं समझना हो, ऐसी कई, और राष्ट्रीयता होती क्या है ये भावना समझना भी तो एक मतलब समझने में भी तो टाइम लगता है ना। तो वो सब चीजों ने भी, और इनको समझाया कि नहीं अंग्रेज तो ऐसे होते हैं, अंग्रेज का कल्चर इतना बढ़िया है, वो सारी चीजें उनके दिमाग में आने लगी। तो वो सारी चीजों ने भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता के विकास को प्रभावित किया। तो ऐसे करके आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। चूंकि क्रिटिसिज्म ज्यादा पूछा गया है तो निगेटिव की तरफ आपको ज्यादा रखना है, ठीक है। आपका झुकाव जो क्वेश्चन होगा ना वो निगेटिव की तरफ ज्यादा होगा। जब ये करोगे तो कंक्लूजन आप कर सकते हो, उसमें कुछ पॉइंट्स हम आपको दिखा दे रहे हैं, कॉमन पॉइंट जो है वो हम बता रहे हैं आपको। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो राष्ट्रवाद का प्रचार का माध्यम बना उनमें से अधिकांश कुछ हद तक उसके प्रचार में बाधक भी साबित हुए, जिससे राष्ट्रवाद के विकास की गति अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा भी भारत में धीमी रही। लेकिन जैसे जैसे बाधाएं कम होती गई राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई और अंततः स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त किया। एक और तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है कि यदि राष्ट्रवाद के विकास की बाधाएं जैसे अशिक्षा, सांप्रदायिकता, ब्रिटिश सरकार के वास्तविक चरित्र को ना समझना आदि कम होती तो राष्ट्रवाद का विकास तीव्र गति से होता। इन बाधाओं ने न केवल अन्य देशों की अपेक्षा भारत में राष्ट्रवाद के विकास की तीव्रता को कम किया, बल्कि उनमें कई विकृतियां भी उत्पन्न की, जिसे कुछ संदर्भ में आज भी देखा जा सकता है। करंट के साथ रिलेट कर दिया गया। और परंतु शनय शनय यानी ग्रेजुअली ही सही राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई और अंततः हमने स्वतंत्रता प्राप्त। तो ऐसे करके आप अपने इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन नहीं। जिनको लिखने आता है उनके लिए इजी है, जिनको क्वेश्चन समझ में आता है उनके लिए भी ठीक है। लेकिन जब समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चन तो आंसर सही ट्रैक पे कैसे होगा? क्या आपने इस फॉर्मेट पे, शब्द अलग हो सकते हैं, लाइन अलग हो सकता है, फॉर्मेटिंग यही होगी, क्या इस फॉर्मेट पे आपने आंसर लिखा है? ईमानदारी से देख लीजिए, और नहीं लिखा तो स्कोर कैसे आएगा? वो तो इसी फॉर्मेट पे आपका आंसर ढूंढेंगे। होपफुली कि चीजें समझ में आई होंगी। अगर आ गई तो अच्छी बात है। आंसर राइटिंग अच्छे से कीजिए और उम्मीद करते हैं कि सब ठीक रहेगा। आंसर राइटिंग अच्छा रहेगा तो सब ठीक होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।